राड हो रही जी और हमें यहाँ तक काट देंगे। और जीव लड़ाई बजी थी, मेरी तो लड़की आंख में छर्रे लग रहे, मेरे आदमी का गोली मारी थी। और ये मेरे पर दबाव बना रहे को तो फैसला करो, नहीं अंतर जाओ मेरे द्वारा और कुछ चारा है नहीं, हम अंतर जाल लग रहे अपना सामान भर के अपने बच्चों को लेकर। और मेरे पे केस गिर दिया, सुरेश राणा करवा रहा यो काम और निर्वाल करवा रहा। भाई यहाँ झगड़ा हुआ था आपस में, और झगड़े में हमारे बच्चों को गोली मार दी। कुछ हमारे जो लड़की है बीएमसी में भर्ती है, कुछ घरों है। अच्छा, और वो जो केस है वो केस हमारे पे डाल दिया दोबारा। हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब न्याय मिलेगा, न्याय मिले, हमें अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो हमें तो गाँव से जाना ही है, हम तो सामान भर के अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। हमारे बच्चों को गोली लग रही, 2 लड़की को लग रही, 2 लड़कों को लग रही। अच्छा, भैंस को गोली लग रही, घर में बैठ कर गोली मार रखी, और वो केस उल्टा हमारे पे डाल दिया ना। जय हिंद। बड़ा भारी मन से आज का हम इंडियन नेशनल न्यूज़ का ये अंक प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि एक और बहुत दुखद खबर, दुखद ही कहूँगा, क्योंकि जिसके परिवार से कोई व्यक्ति जाता है शायद मालूम उसी ही को चलता है। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के अंदर कल रात को हमारा एक जवान प्रशांत शर्मा आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए। सबसे पहले उनकी शहादत को नमन करता हूं मैं अपनी ओर से भी और अपने इंडियन नेशनल न्यूज़ की ओर से। और कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्रशांत शर्मा मात्र 23 वर्ष के थे और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का में एक गांव पड़ता है बिजरौल, मूल रूप से वहां के निवासी थे। और हालांकि उनके पिता भी पहले आर्मी के अंदर ही थे, फौज के अंदर थे, रिटायर हो गए थे। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर जिला का एक बुढ़ाना रोड है, वहाँ पर परिवार रह रहा था। उनके पिता शीशपाल शर्मा जी। यद्यपि कहने को तो हर पिता या परिवार का व्यक्ति अपने पुत्र की शहादत के ऊपर गर्व महसूस करता है, और कुछ इसी ही प्रकार का गर्व महसूस करते हुए उन्होंने अपने छोटे पुत्र को भी सेना में भेजने की बात कही। परंतु वास्तविकता यही है कि जब वापस अगर लौटें तो उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, उस बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी, और उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये शायद हम में से शब्दों में तो हम लोग बयान नहीं कर सकते। एक RR-50 बटालियन में थे और अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व ही प्रशांत शर्मा फौज के अंदर शामिल हुए थे, और बता रहे हैं कि 2 दिन पूर्व ही उन्होंने टेलीफोन पर अपने परिवार में बात की और बताया कि सब कुछ ठीक है। एक और एक पहलू है कि उनका विवाह निश्चित हो चुका था उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही, और 6 दिसंबर को उनका विवाह था। लेकिन शहादत से पहले प्रशांत शर्मा ने 3 आतंकियों को ढेर किया। नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं इस जाबाज सिपाही को, भारत माता के इस वीर सपूत को। अब इसी में आगे बढ़ते हुए एक और दुखद अभी ताज़ा खबर आ रही है, वो ये है कि हम, क्योंकि अब कह रहे हैं अब अगले कुछ दिन हम विभिन्न विषयों पर या विभिन्न समाचारों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह अर्थात सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोगों को प्रॉपर अपना कार्यक्रम, जो डिबेट का कार्यक्रम है, वो सब प्रारंभ कर देना है। लेकिन एक और अभी ताज़ा खबर आ रही है, और वो आज ही की है कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के एक बड़े अधिकारी RD वाजपेयी साहब, उनकी पत्नी और उनके बेटे को उनके घर में घुसकर गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई है। और घर जो था उनका वो बड़ा सुरक्षित एरिया बताया जाता है, गौतम पल्ली क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन अब बात कुल मिलाकर यही है, फिर कहेंगे कि हम बायस्ड होकर कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन दिनों में आप देख रहे हैं
कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याओं का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर भी जो सबसे बड़ी बात एक और निकल कर आ रही है कि इस दौर के अंदर, जैसा कि पीछे बहुत मांग उठी, बड़े धरने प्रदर्शन भी हुए कि ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण जाति से संबंधित लोग हैं, उनकी हत्याओं में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। नहीं जानते कि शासन और प्रशासन क्यों नहीं इन पर लगाम लगाने जा रहा है, या क्यों नहीं लगाम लगा पा रहा है, क्यों असफल हो रहा है। यदि इतने बड़े अधिकारी की पत्नी और पुत्र को घर में घुसकर गोली मार दी जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, और गौतमपल्ली जैसे सुरक्षित क्षेत्र के अंदर, तो फिर आप कहाँ सुरक्षित हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बाकी आपको पता ही है, एक और जो औरैया में LIC एजेंट थे मनोज दुबे, उनकी भी हत्या कर दी गई। हालांकि उनके घर वाले कई दिनों से कंप्लेंट लिखा रहे थे कि भाई, लेकिन वो पुलिस जो थी, क्या कहते हैं उसका, अपहरण की कंप्लेंट परिवार लिखा रहे थे, लेकिन पुलिस उस पर कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही थी। अब उनकी लाश मिली है, लेकिन फिर वही एक खेल शुरू हो गया कि अब जो अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है, उसके अनुसार मनोज दुबे की हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस ही है। उसके अंदर जहां जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म स्टार रहे, उनका जो अभी प्रथम दृष्टया जो पहली जानकारी आई, उस अनुसार उन्होंने आत्महत्या की। उनकी आत्महत्या को हत्या सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत आज पुलिस ने फिर से रिया चक्रवर्ती को बुलाया है वहां पर। एक खबर और आ रही है अभी कि हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर जो CBI है, वो CBI उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की, अर्थात जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसकी मांग कर सकती है, कोर्ट जा सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। अब हालांकि उसके बाद यही है कि अनुमति, यद्यपि कोर्ट की अनुमति के बाद रिया चक्रवर्ती की भी अनुमति चाहिए होती है। अब उसके अंदर यह है कि यदि रिया चक्रवर्ती मना करती हैं उसके लिए, तो मना करने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में आ जाती हैं, तो उनके लिए और बड़ी सारी मुसीबतों को झेलना पड़ सकता है। ED लगी हुई है अपने काम के अंदर, वो 15-17 करोड़ का हिसाब, उनके मकान का हिसाब, यद्यपि उन्होंने कहा कि जो खार ईस्ट के अंदर मकान है वो मात्र 300 स्क्वायर फीट का है, जिसके लिए उन्होंने लोन भी लिया हुआ बैंक से, आदि आदि सारी चीज़ें सबमिटेड है। हर व्यक्ति अपने अपने पक्ष के अंदर है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि जो हमारे दरबारी न्यूज़ चैनल वो अपने अपने अनुसार पहले इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए, शायद जो चीज़ें CBI को भी ना पता हो, जो पुलिस नहीं पता लगा पाई, वो जानकारियां वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। ना जाने कहाँ के एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, ना जाने किस किस प्रकार की। वही बात है ना कि जो बेचारा डिलीवरी बॉय जो सामान देने गया, उसके मुंह के अंदर माइक घुसाया जा रहा है, वो क्या बताएगा डिलीवरी बॉय जो सामान की डिलीवरी करने के लिए गया? लेकिन नहीं मान रहे। निर्णय सुना दिए गए हैं, क्योंकि उसने जिस चैनल को इंटरव्यू दे दिया गया वो अपने तरीके से खुश है, जिसको नहीं दिया गया वो उस तरीके से, उनका क्या कहें अब इस शब्द के लिए, कि किसी ना किसी रूप में कहीं एक तरीके का कैरेक्टर एसेसिनेशन भी कहा जा सकता है। क्योंकि जब आप किसी को ड्रग पैडलर से जोड़ रहे हैं, ड्रग्स की बात को बार बार लाया जा रहा है, तो नेचुरली उस व्यक्ति के मान सम्मान के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है ना। जब कोर्ट तय करेगा तब देख लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां तो ट्रायल से जो वो गुजरेगी रिया चक्रवर्ती, वो गुजरेंगी ही, लेकिन उससे पहले उन्हें जो मीडिया ट्रायल से आज के दौर में गुजरना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव का दौर होता है। और यदि वो इससे सारी चीज़ों से बाहर निकल गए, उनके पक्ष में जब कोर्ट में फैसला आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। बहुत छोटा सा, मुश्किल से इनमें से गिनती के अगर 10 चैनल इस समय लगे हुए हैं अपने अपने पटकथा को प्रचार करने के लिए, तो मुश्किल से इनमें 10% लोग होंगे जो बहुत छोटा सा समय देके बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या फैसला आया। उड़ाने के, अब देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कहीं ना कहीं इशारा लेके आदित्य ठाकरे का नाम ले दिया गया, उद्धव ठाकरे के पुत्र।
मतलब इशारा उस ओर कर दिया गया। अब फडणवीस साहब कह रहे मैंने कभी नाम नहीं लिया। अब कुल मिलाकर यही एक चीज हो गई, ना राजनीति का कोई स्तर रहा, ना चैनल्स का कोई स्तर रहा। अब बताएं जाएं तो जाएं कहाँ? कुल मिलाकर एक सीधी सी बात तो ये है। एक जानकारी मैं और आप लोगों को दे दूं कि अब अगले महीने से जो टोल टैक्स है सड़कों के ऊपर वो 8% बढ़ने जा रहा है। यही है प्राइवेट सेक्टर का खेल, देखते रहिएगा। कब बढ़ जाते हैं तो शुक्र है कुछ अखबारों ने आज लिख दिया कि 8% बढ़ रहा है, नहीं तो आपको चुपके से मालूम भी नहीं चलेगा। मुझे ध्यान है शायद 2012 का किस्सा था। आप दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर जब जाएं, दौराला के पास एक टोल टैक्स पड़ता है और वहाँ पर वो पहले उस समय 55 रुपये लिया करते थे। फिर किसान यूनियन के लोग आए, उन्होंने किसी बात पर झगड़ा करके उस टोल को तोड़ दिया, लेकिन जब वो वापस लगा तो पहले 5 रुपये बढ़ा के चुपचाप लगा दिया गया। अर्थात सारी की सारी वसूली को मिलाकर वो कहीं ना कहीं हम लोगों से ही होनी है। दिल्ली सरकार इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है कि जी हम इस वर्ष भी कोरोना के कारण जो है बिजली के दाम नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हाँ, लेकिन चुपके से फिर वही बात है कि एजुकेशन सेस के नाम पे एक टैक्स जरूर, थोड़ा सा सेस टैक्स जो है वो लगाया है 1.26% शायद, तो वो थोड़ा बहुत जो भी उसके अंदर बदलाव आएगा वो आएगा ही आएगा। अब ध्यान हो, हमने जो अपने पिछले अंक के अंदर एक चर्चा की थी, अब हम लौटकर उस चर्चा के ऊपर आते हैं। हमने चर्चा की थी और हमने निवेदन किया था सभी पेरेंट्स से कि कृपया करके अपने बच्चों को इन पबजी जैसे खेल से दूर रखें। पहले भी अनेकों शिकायतें आई हैं मार पिटाई की, झगड़े की, वैमनस्यता की, और अब उसी चीज के अंदर जो हमने चर्चा की थी, शामली, उत्तर प्रदेश का जो शामली क्षेत्र पड़ता है, शामली जिले का एक गांव है हसनपुर गांव, वहां पर 24 तारीख को, इसी 24 अगस्त को आपसी मित्र थे, हालांकि वो पबजी खेलते हुए उनमें कोई झगड़ा हुआ और झगड़े ने 2 परिवारों का ही नहीं 2 जातियों का संघर्ष करा दिया। वहां पर लगभग कुछ इस प्रकार की स्थिति बन गई। छर्रे चले, गोलियां चली, जो भी चला। अब छर्रे में शिकायत पर जो ब्राह्मण परिवार पक्ष है उनका ये कहना है कि हमारे 4 बच्चों को छर्रे लगे हैं, पुलिस एक लड़की के आंख के पास भी कहीं छर्रा लगा है, लेकिन उन्हें इससे बड़ी दिक्कत ये है कि पुलिस अब वापस आकर उनसे कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव बना रही है और इस कारण इन परिवार वालों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया है। अब गौर कीजिएगा, अब शायद नहीं बोलेंगी जितने भी क्या नाम है, अब मैं क्या कौन से वादी उन लोगों को कहूँ जो धर्म के नाम पर इधर उधर की बातें करते थे। पहले मालूम चला कि इस धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से इस धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। अब सीधे सीधे आप देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको, अभी दिखाता हूँ मैं, आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे वहां पर एक जाति के, मैं बड़ा स्पष्ट क्योंकि वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है, ब्राह्मण जाति के परिवार जो हैं, यद्यपि कुछ सीमित परिवार होंगे वहां पर, वो लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ये झगड़ा आगे भी इसी प्रकार बढ़ेगा और इसी प्रकार का झगड़ा कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश बागपत जिले के गाधी गांव के अंदर भी हुआ था। वहां भी यही हुआ, वहां भी 2 जातियों के अंदर वैमनस्यता बढ़ी। उल्टा एक शख्स की वहां पर डेथ भी हुई है गोली चलने के अंदर और वो मुकदमेबाजियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो दिक्कत यह कि जो लोग एक लंबे अरसे से बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं, उनमें ना जाने इस प्रकार के खेलों के कारण आप लड़ाइयाँ हो जाती हैं, परिवारों में तनाव फैल जाता है, गांव के अंदर तनाव फैल जाता है। कुछ लोगों की दिक्कत ये आ जाती है कि हम किस प्रकार से किस पक्ष के साथ खड़े हों, किसका साथ दें, क्योंकि गांवों में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि कई बार आप चाहते हुए भी, सत्य जानते हुए भी सत्य के साथ खड़े नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें पता है उन्हें गांव से, खेत से, खलिहान से निकलना ही है और वहां पर हथियार होना
आग्नेय हथियार होना अर्थात पिस्टल या कट्टा देसी ये चीजें होना बड़ी आम बात है। कब किसको कौन गोली मार दे, फिर मुकदमे लड़ते रहिए, फिर गवाही पड़ जाइए, फिर वहां पर फिर गोलियां चल जाती हैं। तो इसलिए लोग चाहते हुए भी बड़े सारे लोग सत्य के साथ खड़े नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये कि यदि इतनी आसानी से गांव में ये हथियार उपलब्ध हैं तो पुलिस क्या कर रही होती है? पुलिस जानबूझकर अनजान कैसे बनी रहती है? पुलिस क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेती? ये सबको पता है गांव में बहुत हथियार मिलेंगे आपको, लगभग घर घर हथियार मिलेंगे, लेकिन फिर भी पुलिस किसी पर एक्शन नहीं लेती है। ये समझ से बाहर है। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। यद्यपि अब वहाँ पर उन्होंने एक जो हसनपुर गांव का जो ब्राह्मण परिवार है, शायद जसवीर शर्मा जी हैं, और एक वीडियो हमारे पास आई है सुनीता जी की। तो जसवीर शर्मा जी और ये सुनीता जी आरोप लगा रही हैं कि भाई हम जो एफआईआर लिखवाना चाह रहे हैं, हमारी शिकायत तो दर्ज हो नहीं रही है, हम उल्टा हम पर दबाव बनाया जा रहा है। यद्यपि वो एक राजनीतिक व्यक्ति का भी नाम ले रही हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जातिगत मसले हो जाते हैं। मैं फिर आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि आप कृपया करके अपने बच्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाइए, नियंत्रण रखिए, और उनको इस प्रकार के खेलों से आपको अगर थोड़ा बहुत दबाव बनाना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। आज अगर कोई बच्चा नाराज होता है कोई दिक्कत नहीं है, नाराज ही होगा ना। कल को ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि पता पड़ा कि हमें अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना पड़ जाए। तो इससे तो बेहतर है कि हम पहले से ही सावधानी बरतें इसके अंदर। अब साथियों एक चीज इस विषय की, क्योंकि हमने उस दिन चर्चा की थी, अब जो इस समय सबसे ज्यादा विषय चर्चा में है, और क्योंकि हमने पहले कहा कि हम चर्चाओं पर चर्चा करते हैं, और बात फिर वही है कि इंडियन नेशनल न्यूज न दुश्मन है सरकार का और न पैरोकार गुनहगार का। तो हमें जब चर्चा करनी है, कोई विषय उठाना है तो उठाना है, अब वो चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो। और नेचुरली बात वही है, क्योंकि निर्णय जो होता है, जो सहमति या असहमति होती है, वो सदैव सत्ता के निर्णयों से होती है। और सरकार किसी भी पार्टी को, प्रेस का काम होता है, चैनल्स का काम होता है, अखबारों का काम होता है उन विषयों को, मुद्दों को उठाना, उन पर बड़ी ईमानदारी के साथ चर्चा करना, और वो हम कर रहे हैं। आपको ये भी खबर आपको मालूम चल ही गई होगी, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं आपको कि पिछले 24 घंटे में, पिछले एक दिन के अंदर कोरोना के मरीजों का रिकॉर्ड भारत के अंदर टूट गया है। अब हमने अमेरिका को भी उसमें पीछे छोड़ दिया है। और कीजिएगा, अमेरिका में जहां 16 जुलाई को 77,217 मामले आए थे कोरोना के, वहीं भारत में 77,266 मामले आ गए हैं। अब किंतु सरकार मानने को तैयार नहीं, शायद कह चुके हैं जी आप आत्मनिर्भर बनिए, आपको इसके साथ जीना सीखना होगा कोरोना के साथ। निशंक जी बारंबार इसी बात पर जोर डाल रहे हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बच्चों के मुद्दों को लेकर, जिनकी जेईई और एनईटी की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको लेकर कहते हैं कि आपको आदत डालनी होगी। वहां पर जितने संस्थान हैं वो तरीके से सारे इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। प्रश्न फिर वही घूम कर आ गया, बात उन पुख्ता इंतजामों की नहीं है, बात है जो वहां तक पहुंचा जाएगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, कैसे बीमारियां नहीं फैलेंगी। भारत में एक्टिव मरीज भी लाखों में हैं, आप समझ सकते हैं इस समय। और सरकारें, हालांकि आज दिल्ली सरकार के पास जो जिम चलाने वाले लोग थे वो गए हैं, उन्होंने मांग की है कि भाई हमारे जिम खोले जाएं। अब आश्वासन उनको अभी प्रॉपर नहीं दिया गया, विचार चलाया जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन बात वही उन परीक्षाओं के ऊपर मैं जरूर करूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों का जो भविष्य है, जो जीवन है, भारत का भविष्य जो है, अपने बच्चों का जो जीवन है, उसको खतरे में डाल रहे हैं। सरकारें जिद पर अड़ी हुई हैं। अब यहां भी बंटवारा दो तरीके का हो गया है। एक बंटवारा जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है वो इन परीक्षाओं को कराने के पक्ष में है। एक दूसरा बंटवारा जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वो कहते हैं नहीं, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट वो लोग लेकर जा रहे हैं मसले को। और समझ नहीं आता क्यों केंद्र सरकार आगे आकर इसका कोई समाधान नहीं देती या नहीं खोजती, या तरीके से निर्णय नहीं लेती, और निर्णय
तो हालांकि कहा जाएगा कि ये निर्णय ले रखा जी परीक्षाएं होंगी, लेकिन परीक्षाएं क्यों होंगी उसके लिए आकर कम से कम उन छात्रों को, छात्रों के परिवारों को, जैसा कि बताया गया कि लगभग 26 लाख छात्र हैं, जब वो जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर और कईयों के सेंटर 150-200 किलोमीटर दूर हैं, उनके साथ परिवार का कम से कम एक सदस्य तो जाएगा ही जाएगा, तो 50 लाख लोगों का जीवन खतरे में क्यों डाल रही है सरकार अपनी जिद के कारण। सरकारें जब हम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी बात को, हमारे पक्ष को संसद में या कहीं भी रखेंगे, जाकर हमारी सुनेंगे। इसलिए नहीं कि आप जाएंगे सिर्फ चुनाव के दौरान में आप हाथ पैर जोड़ेंगे और उसके बाद अड़ियल रवैये पर वहां चले अड़ जाएंगे। आप मानवता के पक्ष में किसी प्रकार का कोई निर्णय लेंगे ही नहीं। आपको अपना जो संसद का या विधानसभा का सत्र बुलाने में तो बहुत डर लगता है, बच्चों को इधर से उधर घुमा रहे हैं। अब आप कह भी रहे हैं, आप देखिए ना कितने आप इंतजाम कर रहे हैं संसद का सत्र बुलाने के लिए। आप जितने मेंबर पार्लियामेंट होंगे, उनका जो स्टाफ होगा, जो लोकसभा का स्टाफ होगा, उन सब के लिए तो आपने सारी की सारी व्यवस्थाएं कर दी, करोड़ों रुपए उस पर खर्च भी करेंगे। तो क्यों नहीं, अगर आप परीक्षा लेने की जिद के ऊपर अड़े ही हुए हैं तो क्यों नहीं उनके लिए यातायात की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते, अगर आपको बहुत ज्यादा जिद है। अब प्रश्न ये कि खाली इतना ही नहीं है, आप यहां से भेज देंगे, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, अब उनके रहने की व्यवस्थाएं, क्या उन जगहों पर होटल्स प्रॉपर खुल गए हैं, क्या खान पान की प्रॉपर। हालांकि अब इस मुद्दे के ऊपर आपको मालूम ही है कि जिस प्रकार सोनिया गांधी और बाकी कुछ विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में कहा है, अब वो जाएंगे, कब उसका निर्णय होगा। खैर, कुल मिलाकर बात वही है कि सरकार भी जिद के ऊपर अड़ी हुई है, स्टूडेंट्स की मजबूरी है, अब उस मजबूरी का फायदा सरकार उठाए तो उठाए। साथियों, ये कार्यक्रम करते करते ही हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो लखनऊ के अंदर जो रेलवे के जो बहुत बड़े अधिकारी रहे वाजपेयी साहब, उनकी जो धर्मपत्नी और पुत्र को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उसके लिए अब अलग अलग राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या कोई भी, सभी की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और कई लोग इस प्रकार कह रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश ब्रह्म हत्या प्रदेश बनता जा रहा है। अब क्या करें, बारंबार ना चाहते हुए भी यहाँ पर जातिगत बातें आ जाती हैं। इसी प्रकार जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, शामली में जो आपसी वैमनस्य हो गया और उसके लिए जो परिवार जा रहे हैं यहाँ से, नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं चूक कर रहा है, अब जानकर कर रहा है या अनजाने कर रहा है ये तो वो जाने। अब हम इसके ऊपर क्या निर्णय दें, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। एक और, अब जब इस प्रकार की चर्चा चल ही रही है हत्याओं या इस प्रकार जातिगत विद्वेष भावनाओं की, तो एक बात और, हमें एक संदेश और आ रहा है। बिहार का जिला जमुई है, वहां पर लखनपुर गांव में 10 घर भूमिहार ब्राह्मणों के हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वैसे वर्षा है, वहाँ पर दलितों ने 1 वर्ष से इन भूमिहार ब्राह्मण परिवारों का बहिष्कार किया हुआ है, जिसमें वो उनका दावा है कि अब फिर ये कि अपुष्ट खबरें हमें भेजी गई हैं कि हम इंडियन नेशनल न्यूज़ पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बेशक खबरें जरूर विश्वसनीय सूत्रों से आ रही हैं और पब्लिक डोमेन से भी हैं कि 70% जमीन जो है इन भूमिहारों की वो हड़प ली गई है और 90% लोगों के ऊपर वहाँ पर SC/ST केस के एक्ट के अंदर केस दर्ज करा दिए गए हैं। बच्चों को, उन भूमिहार ब्राह्मणों के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है। महिलाएं छेड़छाड़ के डर से या उनके साथ जो बदतमीजी हो रही है वो गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। कुल मिलाकर वही है ना कि गाना के आग है लगी हुई हर तरफ, इधर उधर जल रही है ये जमीन, जल रहा है ये आसमां। पता नहीं कहाँ सोच आ गई, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कभी हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं, कहाँ दुर्गा जी के बारे में, जानकी जी के बारे में अपशब्द कहने लगते हैं। पता नहीं हम लोगों की सोच को कहाँ कर दिया गया है। और मैं ऐसे लोगों को, आज मैंने एक ट्विटर पर एक सज्जन को जरूर जवाब दिया कि शायद ट्विटर के ऊपर हर 2 या 3 मिनट के अंदर या हर 8-10 ट्वीट के बाद में उनका ट्वीट है, अर्थात वो पूरी तरह खाली सिर्फ इसी काम के लिए समर्पित है
बड़े अच्छे संपन्न लगते हैं। अब इसका तो अर्थ ये लगता है कभी कभी कि उनको पीछे से कहीं से फीडिंग हो रही है, वरना घर चलाने के लिए काम पर भी जाना पड़ता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई और कार्य नहीं है सिवाय यहाँ पर जहर फैलाने के। और अगर वो इसी प्रकार बदस्तूर जारी रहा तो हमें यहाँ नाम लेने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सीधी सी बात है। अब चलते चलते एक बात और हम आपसे चर्चा करें, वो ये है कि सनातन परंपरा के अनुसार जो विष्णु भगवान माने गए हैं, आज उनके पंचम अवतार वामन अवतार या वामन भगवान, उनका जो आज अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से और अपने संपूर्ण इंडियन नेशनल न्यूज़ की ओर से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, उन्हें स्वीकार करें। और वामन अवतार हालांकि पंचम अवतार माने गए, परशुराम जी छठे अवतार माने गए। देखिए ये विज्ञान की बात है, सब धर्म के बारे में, हम हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म में भी कल ताजिए निकाले जाएंगे कई जगहों पर, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कल आप लोग जो भी आपके पास क्लिप्स हों जरूर भेजिएगा और उन ताजियों के संदर्भ में, और हम उसके लिए भी आपसे कहेंगे कि हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन नहीं दी है उसके लिए, जुलूस निकालने के लिए, ताजिए निकालने के लिए। आप लोगों को शायद अपने आसपास या घर पे या घर के नज़दीकी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोगों को मनाना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर वही जो चर्चा कर रहा था, छठे हो, सातवें राम जी, और आगे कुछ लोग आठवें अवतार बलराम जी को मानते हैं, नौवें कृष्ण जी को, इस प्रकार परंपरा है। कुल मिलाकर चलिए आए, हमारे पास कुछ क्लिपिंग्स आई हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश इकाई से, जहां पर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे और एक जिला प्रधान सतना, उनके अध्यक्ष रोहित पांडे, उन्होंने कुछ आयोजन किया था वहाँ पर उनकी पूजा करने का, या जो भी है वो क्लिपिंग्स हमारे पास आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। लगा लो चंदन सब आपसे यही प्रार्थना करते हुए कि कृपया करके अपने बच्चों को संभालें, स्वयं को भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें, राष्ट्र को भी सुरक्षित रखें। एक बार फिर से इंडियन नेशनल न्यूज़ की तरफ से आप सभी के जो उनके भी त्यौहार हैं, जिनके हम बाई चांस नाम नहीं भी ले पा रहे हैं, उन सभी को आपके त्योहारों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मुबारकबाद।